अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल बिल्कुल सब ठीक होंगे। तो सर, आए सबसे पहले आज की ये थर्ड पासिंग क्लास में आप सबको खुश आमदीद। अजीब सा लग रहा है ऐसी बातें करते हुए, खैर लेकिन आ जाए सर। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले इंशाल्लाह करेंगे, मतलब सबसे पहले और सबसे आखिर में करेंगे हम जून 22 का पेपर, जो कि पिछली अटेम्प्ट है। बिल्कुल सही है सर, थर्ड पासिंग क्लास है हमारी। तो ये पेपर मेरे दिल से बड़ा करीब है, क्योंकि अल्लाह का बड़ा एहसान है, हमारी कोई औकात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बच्चे ने ही इस पेपर में गोल्ड मेडल लिया था। और इफेक्टिवली मैं कहता हूँ कि ये पेपर मेरे जो, मतलब जब मैंने एफएफआर पढ़ाना शुरू किया तो ये उसकी पहली अटेम्प्ट थी। ये पेपर सही है, दो कुछ बच्चों ने जून में भी पेपर दिया था, लेकिन सर जून में आप ये समझे कि जो है वो अटेम्प्ट ऐसी थी कि जो एक तरह से मुझे बीच का बैच मिला था, लेकिन ये पूरा अल्हम्दुलिल्लाह बैच मिला था। तो उस बैच के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे ने पेपर अटेम्प्ट किया, गोल्ड मेडल भी लिया माशाल्लाह। और उसके पीछे, गोल्ड मेडल के पीछे बच्चे का ज्यादा किरदार होता है। मैं कहता हूँ 70% मेहनत बच्चे की होती है, 30% टीचर की होती है। हाँ, टीचर ने अगर उसको सब कुछ सही सही पढ़ाया तो उसका गोल्ड मेडल आ जाता है, बाकी लेकिन टीचर हर बच्चे को सही पढ़ाता है, बाकी सब बच्चा मेहनत करता है। तो उसके गोल्ड मेडल में यह था कि उसने मॉक दिया था। तुम लोग भी अगर मॉक दो तो इंशाल्लाह जरूर पास होगे। तो याद रखें सर, एफ अगर आप मुझसे पूछें, मेरा एक गोल है कि FAR 1, FAR 2 और FAR 100% रिजल्ट है। और मैं, अगर आप मुझसे पूछें, ईमानदारी से कह रहा हूँ, FAR में 100% रिजल्ट आने के चांसेस मुझे ज्यादा लगते हैं। पिछली दफा भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा रिजल्ट था। अच्छा सर, वो क्यों ज्यादा लगते हैं मुझे? मुझे इसलिए ज्यादा लगते हैं कि सर FAR के पेपर के अंदर बच्चा सीरियस होता है। FAR 1 और FAR 2 के, FAR में बच्चा बहुत नॉन सीरियस आ रहा है आजकल। FAR 2 में भी कुछ हद तक नॉन सीरियसनेस चलती है, प्यार मोहब्बत के चक्कर होते हैं। FAR में भी तुम्हारे होते हैं, लेकिन तुम्हें जरा सा अब जल्दी होती है ना कि प्यार मोहब्बत के चक्कर को इख्तिताम करना होता है, तो तुम्हारी सीरियसनेस ज्यादा होती है। तो आए सर, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। और इस सब पेपर में हमेशा की तरह आप लोग जो है मुझे बताएंगे पहले कौन सा सवाल अटेम्प्ट करें, फिर कौन सा। 1 मिनट यहाँ पे पॉज करेंगे और मुझे बताएंगे पहले कौन सा, फिर कौन सा। पेपर का तरीका क्या होगा, वही स्किम करना है, सारी रिक्वायरमेंट्स पढ़नी है। कौन सा इसमें देखो बड़ा मिक्स खलत मलत पेपर आ जाता है, तो ये है। तो सर, उम्मीद करता हूं आप हजरात ने लिया होगा पर। तो अगर आप लोगों ने लिया है पर, तो अब मेरा बच्चा, इस पेपर का रिजल्ट आपको पता है 20% था। आप मुझे बताएं आप लोगों का क्या होगा। आपने यहाँ पे पॉज करके सारा पेपर स्किम कर लिया होगा। सबसे पहले स्किम करना होता है और डिसाइड करना होता है कौन सा पेपर सवाल करना है। मेरे हिसाब से यहाँ की सीक्वेंस बनती थी 5 1 2 3 4। क्यों सर 5 1 2 3 4 क्यों आप कह रहे हैं? 5 बहुत ईजी था, हाँ, अगर जिस बच्चे ने फॉर्मेट याद किया हुआ हो। 1 मेरे ख्याल में 5 से भी ज्यादा थोड़ा सा ईजी था, अगर जिस बच्चे को इम्पेयरमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, IS 21 का आता हो, कोई मसाइल ना हो। और हमने कहा कि सर 1 का C थोड़ा सा अजीब सा था, और फिर हमने कहा 2 भी इतना मुश्किल नहीं था, अगर आपको सही से चीजें आती हो, बैलेंस शीट का फॉर्मेट आता हो। 3 मुश्किल नहीं था, टाइम कंज्यूमिंग था, सही, बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। और 4 भी ओके था। तो मेरे हिसाब से जितना बुरा इस अटेम्प्ट का रिजल्ट आया उतना बनता नहीं था। इस अटेम्प्ट का रिजल्ट था केवल 20%, मतलब हर 5 में से एक ही बच्चा पास हो चुका, और बाकी बच्चे अनफॉर्चुनेटली पास नहीं हो पाए। तो आए आईकेप का भी देखें, हमने कहा पहले नंबर पे हम करेंगे 5, आईकेप ने भी कहा 36। फिर क्वेश्चन 1 हमने कहा 66%, 2 का 24, और फिर 3 और आप 4 का देख सकते हैं क्या परसेंटेज रहा। आईकेप के एग्जामिनर कमेंट्स भी पढ़ते हैं। ओवरऑल पासिंग रेशियो इन दिस पेपर हैज डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली। आम नहीं, सिग्निफिकेंटली सर 36 से आ गया था पिछले अटेम्प्ट का, आपको याद है। A high proportion of examiners secured अच्छे मार्क्स इन एक और दो क्वेश्चन, but left the remaining question. It seems they have half-heartedly attempted the paper without proper just preparation just to fulfill the requirement। सही है, ये झूठ बोला FFR बच्चा सही से करता है। सही, आ जाओ, बच्चे से वाकई में पेपर नहीं हुआ आज। Poor time management was evident in many answer script examinees who started the paper was question 3। बार बार कह रहा हूँ, कंसोलिडेशन को बीच में उठाओ, थर्ड लास्ट फोर्थ लास्ट। और सर की बात याद रखनी है, कंसोलिडेशन को उठाते वक्त तुम्हें अपने आप को 40 से 50 में देने, उसमें जो आए जितना है वो करना है। सही, वो इलॉन मस्क भैया, जो मैंने पिछले याद रखना, वो कहता है अगर तुम एक काम को करने के लिए 10 दिन दोगे, वो 10 दिन में होगा। एक दिन दोगे तो एक दिन में हो जाएगा, अगर एक दिन में नहीं भी होगा तो 2 दिन में हो जाएगा, लेकिन फिर भी 10 से बेहतर है। तो तुम्हें उसको टाइम कंज्यूमिंग देना है, 40 50 मिनट कंसोलिडेशन को, क्योंकि जब तुम पहुंचोगे आखिरी के 2 सवाल में, उसमें कंसोलिडेशन होगा, तुम्हारे पास सवा घंटा 1 घंटा 20 मिनट होगा। याद रखो ये बातें, सुनहरी अल्फाज हैं,
इंशाल्लाह पेपर पास कराने में बहुत हेल्प करेंगे। Seem to have spent too much time on this question, therefore they struggled to in attempting the remaining question. Examiners are advised to move to the अगला सवाल, and once they have spent a reasonable time on one question, many examiners did not provide workings. ये बात पढ़ो, कोई वर्किंग तुम लोग नहीं देते हो, फाइनल फिगर्स ड्यू टू विच partial marks could not be given for partially correct. सर तेरी मेन फिगर मेरा बच्चा गलत है, लेकिन तू वर्किंग्स तो कर, बैलेंस शीट के बराबर में ही वर्किंग का डब्बा खोल दे, मतलब ब्रैकेट खोल दे। डिस्पाइट द जनरल डिक्लाइन देयर वर मेनी रेस्पेक्टिव इंडिविजुअल, हमारे बच्चे की माशाल्लाह नंबर आया था, हाई स्कोर वाज 87 मार्क्स। सही है सर, 87 मार्क्स नंबर एक हाईएस्ट एक बच्चे के आए थे माशाल्लाह। वो भी आप ही की तरह हमारी क्लासों में ही था, उसने यकीन मैंने पूरा बैच आप जैसे ऑनलाइन रिकॉर्डिंग में उसने भी निकाला, और उसने 3 मॉक दिए थे, एक हमारा मॉक था, 2 उसने बाकी और मॉक दिए थे। आप लोगों के पास वो टाइम नहीं होता, पिछली दफा ना मैंने कोई क्विज लिए थे, क्विज वीक का सिस्टम नहीं था, इस दफा हमने क्विज तुम्हें दिए, लेकिन नहीं किए बेशर्मी की तरह, मतलब कोई क्विज तुम लोगों ने नहीं किए, है ना सर। अजीब हालत है तुम लोगों की, लेकिन इंशाल्लाह फिर भी पास होगी, क्योंकि घबराओ नहीं। आए सर, अब 514 अब आते हैं सर, अब मैं सवाल की तरफ आपको लेकर के जाऊंगा। हमने ये सोच लिया कि आपने पहला सवाल करना है क्वेश्चन नंबर 5, वो आप कर लिया, उसके ऊपर मैं नहीं आऊंगा, उसका आपको खुद देख लेना इजी है। अब आते हैं सर हम क्वेश्चन बाकी क्वेश्चंस पे। तो अब आते हैं सर, हमारे पास बाकी हैं क्वेश्चन 1 2 3 4। अगर आप मैं आपको इसको यहाँ पर दिखाऊं, तो यहाँ पर आप देखें मेरा प्यारा प्यारा बच्चा, ये है क्वेश्चन नंबर 1 में। अब आप लोगों ने, चंदा, ये मुझे बताना है, क्वेश्चन नंबर 1 के A B C में से पहला पार्ट कौन सा करेंगे। वाओ, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे जिन्होंने पढ़ लिया, यहाँ पे पॉज करके सोचे कौन सा करेंगे। सी कर लेते हैं। मैं सी का मना इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि सी में आपका सोचने का टाइम ज्यादा जाएगा, और आपको डायग्राम बनाने के बाद भी थोड़ी सी फीलिंग आएगी कि पता नहीं सही क्या नहीं किया, और मार्क्स भी कम है। तो ये 5 नंबर का आपको लग रहा है कि छोटा है, लेकिन ये आपका डायग्राम 15 मिनट पी जाएगी, थोड़ा सा टाइम प्रेशर आएगा। सही है सर। तो पहले क्यों ना कंप्यूटेशंस पे जाएं जो आसान है। 7B, 1A भी कर सकते हो, 1B भी कर सकते हो, डिपेंडिंग तुम्हारी किसके ऊपर ज्यादा अच्छी ग्रिप पे है। सही है सर। 1A भी कर सकते हो, क्योंकि बी डिस्कस वाला है, तो मैं कोशिश करूंगा कि पहले कंपटीशन वाले से तुम उठाओ, ताकि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े बच्चे की, उसके ऊपर ग्रिप ज्यादा होती है। बी चीजें देखो छोटी छोटी चीजें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आए सर 1A की तरफ आते हैं। सही है सर, आप चाहें तो बी भी उठा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। 1A की तरफ आते हैं, और हमने कहा कि सर 1A पढ़ते हुए हमने काम कर रहे हैं। सवाल पढ़ते हैं, रिक्वायरमेंट देखें, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस टू बी टेकन टू द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल फॉर द सर हमने कहा इम्पेयरमेंट लॉस निकालना है जो कि पीएनएल में जाए, याद रखो। सही है सर। एंड कैरिंग वैल्यू, ये दूसरे जो रिक्वायरमेंट है, ये 2 रिक्वायरमेंट है, A B और B भी, वो कहे ना कहे रिक्वायरमेंट 2 है इसके अंदर। ए के अंदर भी पार्ट 1 भी है रिक्वायरमेंट का, और पार्ट 2 भी है। सही है सर। तो आए, अब हम पढ़ते हैं। अब इसने कहा सर आपको एक काम करना है, हमने कहा ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ कॉल लिमिटेड फॉर द साल एंड दिसंबर 2011 बाय डिफॉल्ट डेट्स अंडरलाइन, इट वाज नोटेड दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द बजटेड नेट कैश फ्लो ऑफ वन ऑफ QLCGU, कैश जनरेटिंग यूनिट की बात हो गई, फौरन से आ जाए कि CGU में क्या होता है। सबसे पहले गुडविल को गोली मारते हैं, या कोई एसेट सामने निकल के आया कि हाँ भाई मैं इम्पेयर हो गया, उसको गोली मारते हैं, और उसके बाद बाकी एसेट्स पे इम्पेयरमेंट करते हैं। वैल्यू इन यूज एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल ऑफ CGU एज ऑन दिसंबर 21 फॉर एस्टिमेटेड 555 एंड 568 मिलियन रिस्पेक्टिवली। डिटेल्स रिगार्डिंग अलग अलग एसेट्स ऑफ CGU बिफोर इम्पेयरमेंट आर एज फॉलोज। बैलेंस ऑफ री सरप्लस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग एज एट दिसंबर 2021 वाज 12 मिलियन। ये छोटी सी लाइन जिसको तुम करते हो इग्नोर। अब सर इसमें हमें बता, क्यूएल इज नो प्लान्स टू सेल दिस CGU इन द नियर फ्यूचर। ये क्यों दिया, ये बेसिकली हमें थोड़ा सा लेकर जाना चाह रहा था IFRS 5 की तरफ, बट हमें जाना नहीं है। चलें सर, अब आगे आते हैं। सबसे पहला काम तो तुम्हें देख लेना कि भैया CGU इम्पेयर भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, और इसकी पहले रिक्वायरमेंट बता के एक तरफ बढ़ना है कि पीएनएल। तुमने कहा मैं काम करूंगा, मैं इस पूरी कैरिंग अमाउंट को कर लूंगा वाला टोटल। सही है सर। टोटल कर लिया आपने, तो ये पूरी कैरिंग अमाउंट आपकी बनेगी 702 की, है ना सर। इसको करें टोटल, तो ये बनेगी आपकी 702। अब हायर पे आ गए इन दोनों में से फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में अब देखो ये तरीके से आंसर का फॉर्मेट, कैरिंग अमाउंट 560 हमने पिछले 2 पेपर में भी किया, जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो हमने कहा एक मेरे पेज पे, एक केजेस के पेज पे है। 134 तुम्हारी आ गई टोटल इम्पेयरमेंट लॉस, तुम्हारा 144 का आ गया टोटल इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है, हाँ जी ठीक है सर। अब आगे आते हैं। हमने कहा, इसने पूछा है कि पीएनएल में कितना जाएगा, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, पीएनएल में कितना जाएगा। तो हमने कहा ये वो हम निकाल पाएंगे, हमें पता है कि इम्पेयरमेंट टोटल 134 की करनी है। सही है। अब आगे आते हैं। अब सब बच्चे इधर देखेंगे, नौजवानों मेरी बात मानो, इधर देख लो। सर अब हमारे, आपने ये फॉर्मेट हमने क्लासों में भी बनाया हुआ है इम्पेयरमेंट की, अगर तुमने ली हुई है तो।
बिल्डिंग, इक्विपमेंट, मशीनरी, गुडविल, इन्वेंट्री। अब सर आपके दिमाग में कौन, गुडविल पहले हो रहेगी और इन्वेंट्री इंपेयर होती है, लेकिन किसके हिसाब से होती है? IS 2 के हिसाब से। IS 2 क्या कहता है? फेयर आपको करनी है इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू। अब आपने कहा सर इसकी कॉस्ट थी 96 और इसकी अगर हम इन्वेंट्री की हम फेयर वैल्यू देखें तो वो 146, का मतलब है कि इन्वेंट्री इंपेयर नहीं हुई है। तो आपने कहा गुडविल और इन्वेंट्री, गुडविल पूरी उड़ जाएगी, इन्वेंट्री इंपेयर नहीं, तो टोटल देखें 702 का टोटल था। सही है सर। अब आपने कहा सी कैरिंग वैल्यू आपने लिख ली 702। गुडविल की इंपेयरमेंट पे आपने कहा गुडविल को पहले उतारा तो 66, तो टोटल इंपेयरमेंट 134 की करनी थी, उसमें से 66 की गोली गुडविल ने खा ली। रिमेनिंग कितनी बची? 68। अब 68 को आपको बाकी में इंपेयर करना है, लेकिन बाकी में इंपेयर करने में याद रखना कि गुडविल नहीं होगी, तो दूसरा क्या नहीं होगा? इन्वेंट्री नहीं होगी। बाकी एसेट्स में इंपेयर करना है, और इंपेयरमेंट का एक रूल तुम्हें याद रखना है, आफ्टर इम्पेयरमेंट कैरिंग अमाउंट शुड नॉट बी लोअर देन हायर ऑफ, ये रूल तुम्हें याद होगा, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है। जीरो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज, इस्तेमाल के बाद की वैल्यू। आ जाए, अब आगे बढ़ता हूँ। बिल्डिंग 144, इक्विपमेंट 96, मशीनरी 230, लाइसेंस 70, गुडविल 66 और इन्वेंट्री 96। अब इन्वेंट्री इसको अगर आप हटा देंगे तो आपका टोटल बन जाएगा 540। सही है सर, टोटल आपका बनेगा 540 अगर आप इन्वेंट्री, तो आपने कहा बाकी एसेट्स का। अब आ जाए। अब हमने कहा कि सर इस रूल के हिसाब से हम करते हैं, हमारे पास सबकी फेयर वैल्यू होनी चाहिए। सही है सर, ये सबकी फेयर वैल्यू आपके पास गिवन भी है। अब आपको पता है कि बिल्डिंग 140 से नीचे नहीं जा सकती हायर में ना, ये 68 से नीचे नहीं जा सकती, इसमें तो बहुत गुंजाइश है। हमने कहा मशीनरी 260 से नीचे नहीं जा सकती है, इसमें कहीं भी जा सकते हैं, मतलब तीन ऐसे जो खुल रहे हैं, इक्विपमेंट, लाइसेंस। सही है इसमें। और आपका इन दो, बल्कि दो ऐसे गुडविल उड़ गई, इन दोनों में आप बहुत सारे इंपेयरमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। बिल्डिंग में रिस्ट्रिक्शन है, मशीनरी में रिस्ट्रिक्शन है ना सर? तो अब आ जाए। अब इसने क्या किया, राउंड वन में इसकी वर्किंग से भी सीखो। इसने पहले केस में देखें सर, एलोकेशन की, एलोकेशन किस बेसिस पर की? इसने उठाई ये वाली वैल्यू, कैरिंग वैल्यू, जिसको इसने कहा बेसिकली, सही है, इसने कहा 144, इसने कहा टोटल 134 की इंपेयरमेंट थी, उसमें से 66 गुडविल पी गई, 68 की बची, और रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट 540 पे इसने मल्टीप्लाई कर दिया। सही है सर। तो अब आप देख लें, 144 इंटू 68 डिवाइडेड बाई 540 में भी करके देख लेना, हमने कहा 18.13 का आंसर आया, जो कि इसने क्या, बट इसने कहा मुझे पता है इसको 144 है, मुझे इसको 4 पे restrict, मतलब 4 की इंपेयरमेंट कर सकता हूँ, क्योंकि इसकी कैरिंग वैल्यू कितनी है? फेयर वैल्यू 140, और ये वाला रूल अप्लाई हो जाएगा कि आफ्टर इंपेयरमेंट आप ये इतने से कम नहीं जानी चाहिए। सही है सर। तो अगर आप देखें तो 140 पे इसने 4 पे इसको रोक दिया, इसमें कोई गुंजाइश नहीं थी, तो इसका जो भी बनेगा 96 डिवाइडेड बाई, चाहिए 540 इंटू 68, तो ये बेसिकली इसको इस हिसाब से 96 डिवाइडेड बाई 540 इंटू 68, इसको इस हिसाब से कर देगा, जो भी बना इसने पूरा डाल दिया इसी तरीके से। लाइसेंस में भी जो भी बना, मशीनरी में बन रही थी 29, लेकिन डाल दी हमने 23। तो सर हमने कहा यह वाला कॉलम उठाया, 68 की इंपेयरमेंट करनी थी, बनी 47.9, 20.1 की थी। अब हमें पता है बिल्डिंग मशीन इंपेयर नहीं हो सकती, मशीनरी नहीं हो सकती, गुडविल नहीं, इन्वेंट्री, तो दो ही बचे, इक्विपमेंट और लाइसेंस। तो हमने बाकी इन दोनों के ऊपर इम्पेयरमेंट को डाल दिया, बाकी हमने इन दोनों को के ऊपर इम्पेयरमेंट को डाल दिया। और सर किस रेशो में डाला? इसकी जो रिवाइज कैरिंग अमाउंट थी आफ्टर फर्स्ट इम्पेयरमेंट 96 माइनस 12.1 करेंगे आप, चाहिए 83.9, और हमने कहा दूसरे की आ गई 70 माइनस 8.8, तो ये हो गया 60, हमने कहा 83.9 प्लस 61.2, 145.1। देखिए इसने 166 भी लिया, क्यों लिया? इससे ना दोनों में रेशो तो सेम ही होगा, कोई मसले की बात नहीं, और रिमेनिंग इंपेयरमेंट 20.1 की हमने डाल दी इसके अंदर। तो अगर आप गौर से देखें, अगर आप मेरा बच्चा गौर से देखें, तो ये वही केस है, राउंड टू में इनकी इंपेयरमेंट कर दी, टोटल 68 की इंपेयरमेंट हो गई, नई कैरिंग अमाउंट हर एसेट की ये आ गई। अब आपको जो सिखाना था, इसने देख रहे वर्किंग कैसे पहली है, स्टेरिक डाला, आप भी ये करें, क्योंकि नहीं तो आप टाइम आउट हो जाएंगे। 7 नंबर का सवाल है, 7 इंटू 1.8 करना है, तो ये आपसे 12 मिनट में हो जाना चाहिए था, वैसे अगर आप इस सवाल को शुरू करेंगे तो ये आपके 15 मिनट लग जाएगा नॉर्मल। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा टाइम आउट होंगे, लेकिन घबराई नहीं, घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना है? क्योंकि सर ये सवाल अगर आपने सही कर लिया तो 7 नंबर पक्के हैं। सही है सर। अब आ जाए सर, ये मुझे उम्मीद है यहाँ पर किसी को कोई मसला नहीं हुआ होगा। और आप देख लें, हमने इसको बता दिया था 134 था, हमने कहा 4 की इंपेयरमेंट सरप्लस में चार्ज होगी, क्योंकि इसका सरप्लस मौजूद था, तो आपको पता है जिस एजेज का सरप्लस होता है तो उसकी इंपेयरमेंट वहां पर जाती है। रिमेनिंग अमाउंट PNL में चला गया। इस सवाल में इजी सा सवाल था, जो क्लासों में हमने किया बिल्कुल वैसा ही था, कोई इसमें नई चीज नहीं थी। सही है सर। और आप इसको चाहें तो राउंड 1 राउंड 2 में ना करें, जैसे हमने क्लासों में किया उस तरीके से भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस सवाल में कोई मसला किसी बच्चे को नहीं हुआ होगा, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो आज अब 1B पे आ जाते हैं।
ऑन 1 जनवरी 2021 चिकन लिमिटेड acquired 30% शेयर होल्डिंग इन यूएस बेस्ड कंपनी स्पैरो। सही है। स्पैरो फॉर USD 5 में ऑब्टेन सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की जब इसने बात कर दी तो इसका मतलब क्या है मेरा चंदा? इसका मतलब है कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है हमारा हमारा उसके बाद बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस है। इसका मतलब ये है कि हम एसोसिएट बना चुके हैं एस लैंड प्रॉफिट ऑफ अच्छा इसकी रिक्वायरमेंट पहले मैं सॉरी भूल गया। या डिस्कस डिस्कस है लिखना है। हाउ द इन्वेस्टमेंट इन एसएल शुड बी डेल्ट विद इन द एसएल्स कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट। सही है। एसएल एंड डिस्कस की बात है तो लिखना है लफाजी करनी है हमें। सही है सर आ जाए। फिर क्या कह रहा है ये? एसएल अर्न प्रॉफिट ऑफ $1.5 मिलियन फॉर द साल एंडेड 31 दिसंबर 2021। ऑन 31 अक्टूबर 2021 एसएल पेड डिविडेंड ऑफ 0.1 मिलियन ऑन सीएल। ऑन सेम डेट सीएल ऑल्सो सोल्ड गुड्स ऑफ 0.2 मिलियन टू एसएल एट 30%। प्रॉफिट मार्जिन 25% फॉलोइंग एक्सचेंज। अब सर ये देखें ये सवाल था ये भी बहुत इजी। सही है 6 नंबर का सवाल था तो मैं चाह रहा था पहले ज्यादा मार्क्स वाला बात है। सर इसके अंदर है ना डिस्कस और डिस्कस में बच्चा अब देखें डिस्कशन में ना कुछ चीजें बड़ी आसान है कुछ चीजें थोड़ी सी टेढ़ी है। इसमें हमें पता है डिविडेंड जिस डेट पे मिला है उस डेट पे हम इसको मेजर करेंगे। ठीक है। इन्वेस्टमेंट जिस डेट पे हमने खड़ी है उस डेट पे हम मेजर करेंगे लेंगे इसको। सही है। और इसके अंदर हमने कहा सर जो तीसरी चीज थी अब आप देखें पासिंग मार्क्स डिविडेंड में कोई मसला नहीं था इन्वेस्टमेंट जो खरीदी उसमें कोई मसला नहीं था और जो हमने गुड्स बेचे हैं उन गुड्स के अंदर भी कोई मसला नहीं था। हमें पता है अगर पेरेंट एसोसिएट को बेचे तो क्या होता है। हमने कहा इन्वेंट्री एसोसिएट की बुक्स में होती है हमारे पास नहीं होती। तो इनकी इसकी एंट्री बनती है सीआरई डेबिट पेरेंट शेयर डेबिट और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्रेडिट। ठीक है सर। तो आ जाए मेरा प्यारा प्यारा बच्चा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस बिगिन और हम इसका आंसर पढ़ते हैं। अब याद रखना आईकेप का आंसर अक्सर बहुत लंबा होता है तो हमें इतना लंबा नहीं करना लेकिन मुनासिब इतना छोटा भी नहीं करना। SCL has obtained significant influence over SL. Investment in SL should be accounted for using equity method। देखिए इसको आपको बता देना सिग्निफिकेंट एसोसिएट ट्रीट करेंगे। सही है। और एसोसिएट ट्रीट करेंगे तो इक्विटी मेथड है। Under equity method, investment is initially become cost adjusted thereafter for the post acquisition profit and reduce। अब सर याद रखिएगा ये सब लिखने की आपको जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से इसके पास टाइम बहुत था पेपर में से लिखा है। हम लिखेंगे कि भैया इक्विटी मेथड के हिसाब से अकाउंटिंग होगी फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या अकाउंटिंग करेंगे क्या चलेंगे। अंडर इक्विटी मेथड फॉलोइंग अकाउंटिंग वुड बी डन। अब आ जाएंगे some of the goods sold by CL to SL are still in SL stock। ये बात लिखनी है unrealized profit must be eliminated to the extent of CL share as CL is a foreign operation SL's balance would need to be read under closing exchange rate। The resulting transaction gain would be reported as the other number। all transaction would be translated as follows। अब देख रहे हैं कि अपने ये नहीं बताया कि डिविडेंड की क्या ट्रीटमेंट होगी अलग से शेयर ऑफ प्रॉफिट की क्या होगी। उसने ये बता दिया कि भैया अनरियलाइज स्टॉक की ट्रीटमेंट ये होगी जो कि बताना भी चाहिए था और क्लोजिंग रेट वाली और बिल्कुल सही किया। ये बात मेरे हिसाब से इजाफी लिखी आई कि अपने आ जाए। अब आई का फॉर्मेट दिमाग में रखेंगे ना तो ये सिर्फ हर पेपर में करना है ऑडिट वॉडिट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 5,000 थी। सही है। जिस दिन अक्वायर किया था 1 जनवरी उसके रेट पे किया है बिल्कुल बढ़िया है। शेयर ऑफ प्रॉफिट प्रॉफिट पूरे साल का होता है हमने पढ़ा हुआ है एवरेज रेट आता है ना तो इसने क्या किया है सर एवरेज रेट पे अप्लाई कर दिया है 450। सही टोटल सिंगा 1500 का था 30% हमारा 450। डिविडेंड जिस दिन रिसीव हुआ है 1 अक्टूबर 174 के रेट पे। सही है। और हमने कहा अनरियलाइज प्रॉफिट जो था ऑन स्टॉक ये हमने कहा क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक था तो हमने कहा इसको जब हम निकालते हैं देखें सर 200 का बेचा था कहीं आ जाए पढ़ लेते ना मेरा बच्चा। क्या कह रहा है ये दरिंदा हमसे चिल्ला चिल्ला के? ये कह रहा है CL also good 2 लाख at a 30% profit में 25% ऑफ दीज गुड्स आर रिमेन अनसोल्ड विद इन एसएल ऑन एसएल पे। सही है। तब हमने कहा देखें 2 लाख का 25% रहती हैं उसमें मार्जिन 30% था और हमारी होल्डिंग भी 30% है तो इसलिए इसने देखें 2 लाख इंटू 25% इंटू 30 4.5 इसको क्लोजिंग रेट पे किया। इन दोनों का इम्पैक्ट माइनस ये इन्वेस्टमेंट को कम करेंगे। याद है ना इसकी एंट्री क्या बनती है सीआरई डेबिट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्रेडिट। तो बेसिकली इसने ये किया हुआ है। सही है सर। तो ये किया इसने इसने का टोटल $5345 में बनता है 912 बनता है और अगर इसने टोटल फिगर को 5345 को अगर क्लोजिंग रेट पे क्योंकि आपको पता है बैलेंस शीट को जब हम क्लोजिंग रेट पे करते हैं तो 76.1 का गेन ये चला गया OCI में। सही है सर। OCI। ठीक है मेरा भाई। अब आ जाए हमने कहा 1A 1B जब हमने कर लिया तब हम आते हैं और एग्जामिनर महाशय के कमेंट पढ़ते हैं। आ जाए क्या कहता है एग्जामिनर 1A और 1B में।
क्वेश्चन नंबर 1 है, इन पार्ट इसका पासिंग रेशियो था, मतलब 1 का अलग से नहीं बताया। इन पार्ट ए द टोटल इम्पेयरमेंट लॉस वाज कंप्यूटेड करेक्टली बट द लॉस चार्जेबल टू पीएनएल वाज नॉट प्रेजेंटेड। वही बात, आप भूल जाते हैं कि पीएनएल में कितना जाएगा, फजूल का एक मार्क्स काट लेंगे। अभी मार्किंग स्कीम भी देखते हैं। इन पार्ट बी द कैलकुलेशन पार्ट वाज जनरली वेल परफॉर्म्ड, हाउएवर द एक्वेशन वाज आइदर मिसिंग और इनकम्प्लीट रिजल्टिंग इन अ लॉस ऑफ मार्क। फर्दर एसएल was not treated as a foreign operation and investment in एसएल was not read। याद रखना सर, जो फॉरेन ऑपरेशन होता है चाहे वो सब्सिडी एसोसिएट उसको भी ट्रांसलेट करते हैं। तो आ जाए मेरा बच्चा, आ जाए। अब हम इसकी मार्किंग प्लान की तरफ बढ़ते हैं। मार्किंग प्लान की तरफ बढ़ते हैं और हमने कहा समर 22 का मार्किंग प्लान क्या था हमारे पास, तो देख लेते हैं मार्किंग प्लान क्या है। पार्ट 1 है, पीएनएल में चार्ज करने वाली इंपेयरमेंट के 2 मार्क्स थे। अप टू वन मार्क फॉर एलोकेटिंग लॉस टू ईच एसेट, 5 मार्क्स उसके थे। मतलब जो तुमने शो में वर्किंग बनाया ना पीएनएल वाली, उसके 2 मार्क्स थे। 7 में से पास होने के लिए 3.5 चाहिए थे, तो बड़े आराम से तुम निकाल सकते थे। जो शातिर तेज तरार बच्चा होगा वो देख लेगा बिल्डिंग में 4 की इंपेयरमेंट जाएगी, क्योंकि उसकी फिर तो उसको वो बता देगा वहीं पे कि भैया बाकी 134 जो है पीएनएल के अंदर जाएगी, मतलब जो भी 100 अमाउंट बनता था 130 वगैरह। अब आते हैं सर एक्सप्लेनेशन के 3 मार्क्स थे पार्ट बी में, कंप्यूटेशन के 3 मार्क्स से तुम कंप्यूटेशन करते हो, एक्सप्लेनेशन नहीं देते, एग्जामिनर मुस्कुराता है। सही है सर। अब आ जाते हैं सर, इसका 66 रेशो था, याद रखें। बहुत अच्छा सवाल अटेम्प्ट किया बच्चों ने और था भी easy, कोई इतना मुश्किल भी नहीं था। आई के अपने हल्की बॉल दी थी। और आपको ये भी बताने कौन सी ग्रेड से, पहली ग्रेड से। क्यों सर, तो IS 21 हो, IS 36 हो, और ये आपका IFRS 9 एक ही ग्रेड में आते हैं। अब आ जाए इसका पार्ट सी करते हैं। अच्छा, इसका पार्ट सी जो है ना, क्यों आपने एंड में उठाया सर, इसलिए एंड में उठाया क्योंकि मुझे पता था इसको सोचने में थोड़ा टाइम लगेगा और करने के बाद भी वह कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और 5 इंटू अगर आप करेंगे इसको 1.8, तो ये 9 मिनट में करना ना, तो जो कि थोड़ा सा शायद बच्चे के लिए मुश्किल होता। अब आओ, required keeping in mind the above diagram prepared by Azam for equity investments prepare a similar diagram for classification of debt investment under IFRS 9. Azam is your friend and asks for help for your help in making a presentation regarding classification of equity investments and debt investments under IFRS 9. He has a clear understanding of classification of equity investments and prepared the following diagram. Equity investments is the investment held for trading। सही है, अब इसने इक्विटी की देखा सही बनाई है। अगर इन्वेस्टमेंट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है, फॉरेन पे बेचना है, यस फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। नो, इज द फेयर वैल्यू थ्रू ऑप्शन इलेक्टेड बाय, देखो हमें हमें पता है ना, हमने कहा है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। मैनेजमेंट चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो उसको भी पीएनएल में कर सकते हैं। इसने कहा नो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। और हमने कहा यहाँ पर एस फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, नो रिसाइकलिंग। सही है सर। इसने कहा अगर नहीं है तो हमने कहा कोई रिसाइकलिंग नहीं होगी, तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गई होगी सेल्फ। मतलब इसी किस्म के हाउएवर ही इज कंफ्यूज इन द क्लासिफिकेशन ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट। ही बिलीव्स, उसको लगता है, किसको लगता है, उसको लगता है, क्या लगता है सही, उसको उसको लगता है कि भैया जो है, ही बिलीव्स दैट मैनेजमेंट कैन क्लासिफाई एनी डेट इन्वेस्टमेंट इनटू एनी मेजरमेंट कैटेगरी, अमोर्टाइज कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू। सही है सर। अब आपको बताना है। अब सर देखें, इसके अंदर जो है ना, थोड़ा सा आपको फॉलो इसी को करना है। जैसे इसने फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल यहाँ पर शो किया ना, अब इसको सोचने का तरीका देखो, और मैं तुम्हें बताऊंगा अभी क्या सीन है सोचने का तरीका। अच्छा, अब तुम डब्बे ना लाइनों से नहीं खींचने, खुदारा तुम डब्बे यूं भी बना सकते हो। मतलब अगर ये लाइनें शाइनें इतनी इंपॉर्टेंट होती ना, यकीन मानो मैं कभी भी पास नहीं होता, कसम खुदा की पास नहीं होता। सही है सर। अब आ जाए, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल तुम्हें भी यहीं पे रखना है। सही है, तुम्हें पता है, क्योंकि ये बेचारा कोई भी नहीं होता। अब इसमें आपके दिमाग में फौरन से 2 बातें हैं। बिजनेस मॉडल टेस्ट, मतलब मैनेजमेंट की नीयत क्या है, और हमने कहा कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट। सही है, इस क्वेश्चन आपने इसका SPPPI, स्पेसिफिक पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। सही है सर। तो अब आ जाए, कह रहा है डज द इंस्ट्रूमेंट मीट्स SPPI टेस्ट, क्या कैश फ्लो टेस्ट मीट करता है। अगर हमने कहा नहीं, तो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पहला डब्बा यहाँ पर चलेगा। अब तुम यकीन मानो इसके अलावा कोई और भी डब्बे का फॉर्मेट बता सकते थे, कोई मसले की बात नहीं है। और अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो भी तुम्हें देता, हो सकता है कि तुम फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल का डब्बा ऊपर बना देते। सही है, और तुम इस तरीके से आते। सही है सर। फिर इसने कहा यस, अगर वो करता है तो इज द फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। भाई देखो, हमने कहा अगर स्पेसिफिक पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इंटरेस्ट होता है, इज द फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल ऑप्शन इलेक्टेड बाय मैनेजमेंट, अगर है तो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। नो। अब हमने कहा देखो, जब तक ये SPPI टेस्ट मीट नहीं करता, कैश फ्लो टेस्ट मीट नहीं करता, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल मीट करता है, लेकिन मैनेजमेंट की नीयत है कि जल्दी बेच देंगे, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। सही है। अगर मैनेजमेंट की नीयत है कि जल्दी नहीं बेचेंगे और होल्ड करेंगे, तो फिर क्या कहते हैं, इज इन्वेस्टमेंट हेल्ड टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज ओनली, सिर्फ कैश फ्लोज के लिए, यस टू अमोर्टाइज कॉस्ट। नो, तो इन्वेस्टमेंट इज हेल्ड टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज एज वेल एज फॉर सेल। सही है, यस फेयर वैल्यू थ्रू शेयर। अगर इसका जवाब नो है, इन दोनों का नो नो है, तो हमने कहा फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। सही है सर। अब ये डब्बा ना देखो सर, आप इस डब्बे का जरूरी नहीं ये फॉर्मेट बनाए।
आप इस डब्बे का कोई और भी फॉर्मेट बना सकते हैं। अगर आपने अपनी वर्किंग एक्सप्लेन की तो वो आपको मार्क्स देगा। घबराना नहीं, यही फॉर्मेट ना, लाइन शाइन ऐसे ड्रॉ करनी। हाँ, बट इसमें थोड़ा सा सोचने में टाइम लगता है। तो मैं कहता हूँ सोच विचार का काम नहीं है आपका। तो आपने इसको कब करना है? एंड में। मतलब एंड में इन सेंस, मतलब पार्ट वन के सी में। मतलब इसको ऐसा नहीं कि एंड तक ये तुम कर सकते हो, बड़े आराम से मार्क्स निकाल सकते हो। इतना नहीं सोचना कि तुम इसके सोचने के डब्बे बनाने में टाइम इतना जाया करो। तो आ जाए सर, हम क्विकली आते हैं और हमने इसका आंसर कमेंट पढ़ते हैं 1C का। इन पार्ट सी डायग्राम्स वर करेक्ट टू द एक्सटेंट प्रेजेंटेड इन द आंसर स्क्रिप्ट बट लेक्ट कंप्लीटनेस। बच्चों ने कंप्लीटनेस नहीं की, मतलब इससे इतना वो नहीं लिया बाजें। अब हम आते हैं। और हम क्या करते हैं सर, हम इसको जो है, हम इसको आगे बढ़ते हुए इसका वो देखते हैं, मार्कम आंसर स्कीम देखते हैं हम। और आंसर स्कीम क्या होती है? हमने कहा इसके आंसर 1 मार्क फॉर ईच रूट ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 मार्क। मतलब डब्बे के कोई खास मार्क्स लगे नहीं थे उसमें। अगर तुमने जैसे भी डब्बे बनाते उसको समझ में आ जाते वो तुम्हें मार्क्स दे देता। तो अब सर आपने सोचना है, क्या ये पॉइंट इजी था? अगर इजी था तो यस, वेल एंड गुड। अब आए सर, आए आगे बढ़ते हैं। और हमने कहा हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए बच्चों, आप मिल बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसकी रिक्वायरमेंट सबसे पहले पढ़ेंगे। रिक्वायरमेंट पढ़ते हुए हाईलाइटेड आपके हाथ में हो। कह रहा है प्रिपेयर द रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ पावर्स। ने कहा रिवाइज एफएसएफपी बनानी है। ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ नाइम वुड मीन ब्रीच ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कोड ऑफ एथिक्स फॉर सीएस इफ ही प्रेजेंट द एफएस विदाउट एनी चेंजेस। आल्सो स्टेट हाउ नाइम शुड रिस्पॉन्ड इन सिचुएशन टू अवॉइड द ब्रीच। सही है सर। हमने कहा नहीं कैसे गलत हो सकता है, क्या है अगर करता है तो हमने कहा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर वगैरह वो सब बातें इस पे आएंगी, लेकिन उसके ऊपर बाद में आ जाए। सर सबसे पहले हम आते हैं, इसने कहा डिवाइस एसओएफपी। मतलब जब डिवाइस एसओएफपी का सवाल आ जाए ना मेरा चंदा, बगैर कुछ सोचे फिगर्स लिखनी है तुझे। पीपीई, आरओयू, इन्वेंटरी, और इनके साथ जो सवाल की फिगर दी ना उनको खोल के ब्रैकेट में, मतलब ब्रैकेट खोला 5600, 1240। सही है सर। अब ये सवाल को आप पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे कि सर इस सवाल के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 चलें। आपको मेरी वर्किंग के साथ इस सवाल को पढ़ना बद्दा लग रहा होगा, तो आप इसको यूं पढ़ लें और मुझे बताएं कि सर इसके अंदर पहले कौन सा पार्ट होगा, फिर दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा। ये बात आपने मुझे बतानी है, मैं नहीं बताऊंगा। चलिए सर। अब सर मेरे हिसाब से इसमें अगर आपको समझ में आ जाए ना, सबसे इजी पार्ट है थर्ड वाला। मेरे हिसाब से, हो सकता है मे बी रॉन्ग, लेकिन सबसे इजी पार्ट है थर्ड वाला। अगर आप समझ जाएं कार्रवाई क्या हुई है। सही है सर। और और हमने कहा कि सर फिर दूसरे नंबर पे इसका पार्ट होगा मेरे हिसाब से इजी करने वाला, और जो मार्क्स गेनिंग भी है वो है सेकंड, और फिर है फर्स्ट। लेकिन अगर आप समझें तो क्यों सर आए पढ़ते हैं थर्ड को। मैं थर्ड से शुरू कर रहा हूँ। मैंने चीजें खोल ली। सही है सर। और मैंने पूरी सबसे पहले फॉर्मेट बना लिया है पेपर पढ़ के। सही है सर। मैं थर्ड पे आया, मैंने कहा on 1 अक्टूबर 2021 WL entered into a contract with Tota Limited to supply 50 units of specialized machinery at a total consumption of 600 million। ठीक है। The machines will be delivered in lots of 25 units at the end of the every 6 months. PL has paid 10% non-refundable consideration in advance, while the remaining will be paid in two equal installments only after delivery of each lot and not before. Up to year ended 31 December 2021, WL had manufactured 15 units of the machine at a cost of rupees 120 million, which will be delivered on 31 March 2022. The sales team of WL was working on obtaining this contract since the start of it and spent incremental cost of 15 million। सही है सर। याद रखें डेट सारे इंपॉर्टेंट। हमने 1 अक्टूबर को कॉन्ट्रैक्ट किया है। सही है। और हमने कहा 31 दिसंबर ईयर एंड है हमारा। 15 यूनिट हमने बेच ली हैं और हमने कहा एक्चुअल डिलीवरी होगी 31। Sales team of WL was working on obtaining this contract and since the start of it and spent incremental of 15 million for preparing and presenting proposal for the contract Gitapur Express. The team was rewarded with a bonus of 20 million in obtaining the सर ये कौन से कॉस्ट टू ऑप्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट है? जो 20 मिलियन की कॉस्ट हो रही है आपको पता है ओवर द पीरियड अमोर्टाइज होती है।
Since the machines are of a specialized nature, revenue receivable for 15 units manufactured so far has been recognized without adjusting any amount from the advance received. हमने जो एडवांस लिया हमने कहा उसको हमने वैजरिस्ट किया है और कुछ भी नहीं किया, स्पेशलाइज नेचर है तो हमने कहा रेवेन्यू रिसीवेबल हमने कर दिया है, एडवांस अपनी जगह खड़ा हुआ है। एडवांस मतलब कंट्री बना दी है एडवांस डेबिट बैंक क्रेडिट, और उसके बाद जो नॉर्मल है 600 का एडवांस, 60 का एडवांस। फिर कह रहा है फर्दर सेल्स टीम्स कॉस्ट ऑफ 35 मिलियन हैज बीन रिकॉर्डेड एज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, मतलब एसेट बनाया है विच वुड बी टेकन टू P&L ऑन कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अब इस सवाल को एनालाइज करें और आपके दिमाग में आएगा चले तो ओवर द पीरियड का केस है, सब कुछ सही तो क्या नहीं है, ओवर द पीरियड का केस नहीं है। इसमें सिर्फ स्पेशलाइज नेचर का मतलब ये नहीं होता कि ओवर द पीरियड का केस है मेरा चंदा। स्पेशलाइज नेचर के अंदर आपको पता ओवर द पीरियड के अंदर तीन और वाली कंडीशन में था। एक तो कंडीशन ये होती थी कि जितना काम हमने कर लिया उसके पैसे मिल जाएं, सही है। दूसरी कंडीशन ये होती थी कि एसेट ऑल्टरनेट यूज का हमारा ना हो, तो हमने कहा सर यहाँ पर कहीं नहीं लिखा कि ऑल्टरनेट यूज कर देंगे अगर स्पेशलाइज नेचर है। और बच्चा घुस गया इस तरफ कि अरे भैया ये तो सही है, आई के इतना अच्छा है कि तुझे सब चीजें सही दे दे, पहली चीज। दूसरी चीज स्पेशलाइज नेचर लर्निंग आउटकम लिखो, स्पेशलाइज नेचर डज नॉट मीन कि ऑल्टरनेट यूज नहीं है, सही है सर। कि मतलब ऑल्टरनेट और हो सकता है स्पेशलाइज नेचर के साथ साथ ऑल्टरनेट यूज भी हो। भाई एक नूडल मशीन चाहिए पाकिस्तान के अंदर, कनौड़ भी ले सकता है, शानशूप भी ले सकता है, छोटे मोटे और चिल्लर पिल्लर भी ले सकते हैं, तो यह तो स्पेशलाइज नेचर की मशीन है, लेकिन कोई और भी ले सकता है। जब तक ना लिखे कि ऑल्टरनेट यूज नहीं है तुम्हें अज्यूम नहीं करना, सही है सर। तब हमने कहा सर ये वाला केस है। इस सवाल करने का तरीका क्या होगा, दो तीन तरीके होते हैं मेरे हिसाब से। आसान तरीका ये होता है कि एंट्री मेट से शुड बी मेट पे आ जाओ। सबसे पहले तुमने फॉर्मेट बना लिया, अब आ जाओ एंट्री मेड और शुड बी मेड, सही है सर। अब आ जाए, हमने कहा सबसे पहले जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कोशिश ये क्या करो मेरा चंदा, कोशिश ये क्या करो मेरा चंदा कि शुड बी मेड पे आ जाओ, ताकि तुम्हें जो चीज सही है ना पहले वो कर लो, ताकि तुम्हारे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। आपने कहा शुड बी मेड में होना ये चाहिए था भैया, हमने अब तक इन्वेंट्री में 120 मिलियन लगा लिए थे, रेवेन्यू एट अ पॉइंट इन टाइम में ओवर टाइम देंगे, ये बात क्लियर हो जाए क्योंकि स्पेशल सही है। तो हमने कहा इन्वेंट्री डेबिट बैंक, फिर ये एंट्री यहाँ पर भी बनी होगी इन्वेंट्री डेबिट बैंक क्रेडिट, और फिर हमने कहा इसके बाद इसने ये एंट्री बना ली। फिर इसके बाद दूसरी आपने कहा सर जो हमारे पास टोटल था 35 मिलियन की कॉस्ट थी, खर्चा था, उसके अंदर हमने कहा 15 मिलियन एक्सपेंस आउट होना चाहिए था और 20 मिलियन कैपिटलाइज होना चाहिए था। तो हमने कहा बेसिकली ये एंट्री बननी चाहिए थी एक्सपेंस 20 मिलियन जो कि उसकी थी प्रपोजल की थी, 15 मिलियन को प्रीपेड और बैंक क्रेडिट, ये बननी चाहिए थी दो एंट्रीज बस। बनी क्या, उसने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया। उसने कहा जो 15 यूनिट्स ऑफ मशीन थे जिनकी कॉस्ट 120 थी, डिलीवर 31 मार्च को होने थे चंदा, इसने उसका क्या कर लिया, रेवेन्यू। Since the machines are of a specialized nature, revenue and receivable for 15 units manufactured so far has been recognized without adjusting any amount from advance received। अच्छा देखो एडवांस की एंट्री तो सही है, दोनों जगह सही बनी है। एडवांस डेबिट 60 का, बैंक क्रेडिट 60 का, ये इस एंट्री में तो कोई मसला ही नहीं। इसने कहा मैंने ये रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लिया। अब रिसीवेबल की फिगर कैसे आई, 600 था, 50 का 15 बन चुके थे रिसीवेबल डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट 180 का ओवर द टाइम कंसिडर करके, जबकि होना नहीं चाहिए था, कोई एंट्री नहीं बननी चाहिए थी। फिर हमने कहा इन्वेंट्री की एंट्री पहली बनी होगी ये वाली यहाँ पर भी, लेकिन इसके बाद इसने इसकी कॉस्ट भी रिकॉर्ड कर ली, वो भी नहीं होना चाहिए था। और फिर हमने कहा इसने सारे अमाउंट को प्रीपेड में डाल दिया 35 मिलियन को, अगर तुम सवाल पढ़ो तो गौर से, है ना जी। तो क्या ये होना चाहिए था, नहीं। अब शुड बी मेड में हमने कहा इन्वेंट्री डेबिट 120, बैंक क्रेडिट 120, सही है। अब करेक्टिंग एंट्री पे आ गए हम। हमने कहा इस एंट्री को रिवर्स मार दो, रेवेन्यू डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, और इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाओ। चलो रेवेन्यू का इम्पैक्ट कम कर रहा हूँ तो रिटेन अर्निंग में जाएगा। मैं गया और मैंने जाकर, अगर तुम सवाल को देखोगे तो मैंने तुम्हें पेपर में भी यही करना है चंदा, डायरेक्ट डायरेक्ट रिटेन अर्निंग। पेपर में भी सर ऐसे इतने सारे ब्रैकेट में फिगर्स डाल सकते हैं, डाल दो, पेपर में टाइम कम होता है, FFR का पर्चा है। आप देखें मैंने 180 से रिटेन अर्निंग को कम कर दिया। फिर मैंने कॉस्ट को रिवर्स किया, हाँ सर, इन्वेंट्री डेबिट यहाँ रिसर्च बैलेंस शीट में मैंने रिसीवेबल को भी अगर आप देखेंगे 180 से कम किया। फिर कॉस्ट की एंट्री रिवर्स की तो इन्वेंट्री को डेबिट किया 120 से, रिटेन अर्निंग को भी मैंने कहा बढ़ा दूंगा, एक्सपेंस मेरा कम हो रहा है, रिवर्स बनाऊं कॉस्ट ऑफ सेल्स की तो 120 से बढ़ा दिया। और फिर एक्सपेंस 15 से मैंने कहा कि मुझे मतलब जो है 35 का मतलब प्रीपेड रिकॉर्ड हुआ हुआ था, उसके अंदर मैंने कहा कि जो है मुझे अपना 15 का प्रीपेड था, एक्सपेंस को मुझे 20 से बढ़ाना था, एक्सपेंस को 20 से बढ़ाना था मुझे। तो मैंने क्या किया सर, मैं गया और मैंने जाकर जो है अपना एक्सपेंस 20 से बढ़ाया, सॉरी यार 15 नहीं होगा चंदा, ये होगा 20, ये होगा 20,
कि भैया मैंने अपना एक्सपेंस 20 से रिकॉर्ड कर लिया पूरा 35 के लाख, और सॉरी सॉरी 15 ही होगा क्योंकि 20 तो मेरा वो था जो कैपिटलाइज होगा, सॉरी, सही से 15, 15 से मैंने ये कर लिया, अपना एक्सपेंस बढ़ा दिया। सही है सर, माइनस कर दिया, और मैंने जो अदर लोन पूरा प्रीपेड है उसमें से भी 15 माइनस कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल बच्चों के दिमाग में आना चाहिए, मेरे दिमाग में भी आया, बट आई कैप नहीं मानता। चाहिए, मैंने कहा यार देखें 3 महीने का तो ये प्रीपेड भी अमोर्टाइज हो जाना चाहिए क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो 2 साल का था, लेकिन आईकेप की यहाँ पर लॉजिक सही है। आईकेप कहता है, मतलब मेरी लॉजिक भी सही है, मेरी गलत नहीं है, बट मुझे लगता है कि आपकी ज्यादा रिलेवेंट है अगर मैं यूं देखूं, अनबाइज्ड होकर देखूं। मेरे हिसाब से यार 2 साल का ब्रेड अमोर्टाइज करना शुरू करा है। आईकेप कहता है भाई अब तक, जब तक मैंने इसका बेनिफिट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं किया है तो मैं क्या एक्सपेंस भी क्यों रिकॉर्ड करूं। तो ये बात भी सही है, मेरा मानना है क्योंकि ये 2 साल का पीरियड था तो इसको आपने 2 साल पे अमोर्टाइज करना है, रेवेन्यू के हिसाब से नहीं करना है। आईकेप कहता है मैं 2 डिलीवरियों के हिसाब से इसको अमोर्टाइज कर दूंगा 6 6 महीने में। सही है सर, तो मतलब छह पहली डिलीवरी जब मार्च में करूंगा तब आधा कर दूंगा एक्सपेंस 15 का, और बाकी आधा जब मैं अगली डिलीवरी करूंगा सितंबर में। सही है, तो मतलब वरना मेरे हिसाब से, मेरा माइंड, मैं अगर होता, मैंने आगे कोई ये कहा कि अगर किसी बच्चे ने इसको 1 साल के हिसाब से 15 डिवाइडेड बाई 12 into 3 कर दिया है तो भी तुम्हें सही करना चाहिए, एक्सपेंस को मानना चाहिए। लेकिन आई कैप नहीं मानता तो उसका पेपर है, हम उसी के हिसाब से चलना है, 100 दफा का है। अगर एक चीज के दो सोल्यूशन हो, मेरा अलग हो, आई कैप का अलग हो, तो तुम्हें आई कैप को, अब देख रहे हो मैंने सात सात चीजें डाल दी, रिसीवेबल में भी डाल दिया, अदर नॉन करंट एसेट में भी डाल दिया 15। सही है, जो कि गिवन था मुझे उसका प्रीपेड का, और मैंने रिटेन अर्निंग में भी इसकी ये तीनों एडजस्टमेंट्स कर ली। अब आता हूँ सर पार्ट टू। अच्छा, इसे जो थर्ड पार्ट था ना, इसके 5 नंबर थे। अब मैं आता हूँ इसके पार्ट टू पे। पार्ट टू सिंपल सा है, हमें पता है, हमने अभी पिछले उसमें भी देखा, पढ़ते हैं। On 8 July, KISS WL sold one of its warehouse building to Ostrich Finance Limited for rupees 1100 million immediately before the transaction। अभी चीजें याद रखनी, 1 जुलाई केस तुम्हारा ये 31 दिसंबर है, तो ये immediately before the transaction, the building was carried at the books of rupees 100 million carrying amount given है, and had a remaining of 15 years, जैसे underline। At the same time, W entered into a contract with OFL for the right to use the building for 7 साल with annual payment of rupees 120 million payable in arrears। The rate of interest in the lease is 11% प्रति annum। सही है। Fair value of the building at the date of sale was rupees 930 million। However, the building was not considered impaired due to higher value। समझने का भैया, फेयर वैल्यू जो है 930 थी और वैल्यू तो हमने कहा इम्पेयरमेंट तो कोई। The terms and conditions of transfer of the building satisfies the requirements of IFRS 15 to be accounted for as sale. However, in financial statements, the transfer of building has been treated as sale of the asset and consequently the proceeds have been recorded as financial liability। Interest has been 11%। अब मुझे बताओ ये कौन सा केस है? सेल एंड लीजबैक का आसान सा केस है। और इसके अंदर हमने कहा कि सर हमें 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 क्या करना है, हमें जो है एडवांस वाली ट्रीटमेंट है, मतलब कि हमें एडिशनल फाइनेंसिंग वाली ट्रीटमेंट हमें माइनस कर देना, जिसको तुम सब ने पिछली समर 21 की क्लास जो मैंने लाइव ली थी, विंटर 21 की, उसमें सबने बन मारा था ना इस चीज का, मतलब सबने नहीं, कुछ बच्चों ने बन मारा था कि इसको प्लस कर दिया था। तो आ जाए, अब चलाएं। मुझे ये बात पता है सेल एंड लीजबैक का केस है, कैरिंग अमाउंट मतलब फेयर वैल्यू, सेल्स प्रोसीड हायर देन फेयर वैल्यू का केस है, तो जो एडिशनल अमाउंट होगा उसमें आएंगे। सबसे पहले हमारे हमने लीज लायबिलिटी कंप्यूट की 120 माइनस, ये आपने खुद करना शुरू कर दी होगी, तो हमने कही आगे 565.4। फिर अब आए, हमने कहा राइट ऑफ यूज पे आते हैं दरिंदे पे, तो 565.4 से माइनस जो डिफरेंस था फेयर वैल्यू और सेल प्रोसीड्स का, उसको मैंने ले लिया, तो मेरे पास राइट ऑफ यूज आ गया 425.16 था। तो फिर मैंने कहा कि भैया मेरे पास एंट्री ये बन जानी चाहिए थी सही मानों में, जो मैंने कहा हमेशा कोशिश करो शुड बी मेट से शुरू करो। राइट ऑफ यूज को डेबिट करना था बैंक 1100, लीज लाइबिलिटी पीपी और लॉस ऑन डिस्पोजल आ जाना चाहिए, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इसको ट्रीट कर लिया जैसे नॉट अ सेल का केस हो। बैंक 1100 से, लाइबिलिटी 1100 से, इंटरेस्ट एक्सपेंस 60.5 से, ये कैसे निकाला सर 1100 का 11% 6 महीने का। और फिर मैंने कहा क्योंकि एच मेरी बुक्स में ही रिकॉर्ड किया था, मैंने डिस्पोजल नहीं किया था, तो मैंने 6 महीने की डेप्रिसिएशन भी 1000 डिवाइड बाई 15 into 6/12 कर दी। लेकिन अगर मैं दूसरे केस में जाता तो मुझे 565 के ऊपर 11% के हिसाब से 6/12 की लाइबिलिटी इंटरेस्ट इतना आता, डेप्रिसिएशन ये आ जाती। सही है सर, डेप्रिसिएशन सर कैसे लाए आप अभी बता देते हैं। और जी मेरा बच्चा, सॉरी थोड़ा सा नेट डिस्टॉर्टेड हुआ थी मेरे पार्ट पे। तो हमने कहा कि सर हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि हमें जो है देखना चाहिए भैया के, हमने इसको, मतलब मैं उम्मीद करता हूँ इसकी आप लोग ने यहाँ तक सुन लिया होगा कि मैंने जो वर्किंग पूरी इसकी समझाई थी यहाँ तक, कि भाई लीज लाइब्रेरी कैसे, आरओयू का कैसे, एंट्री मेड ये हो गई है, शुड बी मेड में इंटरेस्ट एक्सपेंस 6 महीने का हम, और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे 6 महीने की, तो ये आ गई। सही है सर। अब आते हैं करेक्टिंग एंट्री में। करेक्टिंग एंट्री को अब आपने सबने समझना है, फिर हम उसको करेक्टिंग एंट्री को पोस्ट कर देंगे। अब आ जाए सर, मैंने आपको एक बात अक्सर बताई हुई है
कि FAR 2 से बता रहा हूँ कि 99.99% चांसेस है एग्जामिनर कभी भी बैंक वाली साइड पे गलती नहीं कराएगा, गलती हमेशा बैंक के अपोजिट होगी। तो देखो बैंक डेबिट भी सही हुआ है दोनों जगहों पे। ROU रिकॉर्ड नहीं हुआ, हम करवाएंगे। लॉस ऑन डिस्पोजल रिकॉर्ड हम कराएंगे। नॉर्मल लाइबिलिटी रिकॉर्ड होगी उसको डेबिट कराएंगे, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट कराएंगे, PP को क्रेडिट कराएंगे। तो हमने यही काम किया, जो जो चीज रिकॉर्ड नहीं हुई थी इसको रिकॉर्ड करवाया। लाइबिलिटी जो ये रिकॉर्ड हुई थी इसको खत्म करवाया। लॉस ऑन डिस्पोजल जो हमारे पास था इसको रिकॉर्ड करवाया। और लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर, सॉरी बच्चों फिर थोड़ा नेट का मसला था। तो जो जो चीजें रिकॉर्ड नहीं थी उनको मैंने रिकॉर्ड करवा लिया करेक्टिंग एंट्री में। फिर मैंने कहा इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ है 60.5 से, होना चाहिए था 31.097 से, 2 से ज्यादा हो चुका है, तो मैंने लाइबिलिटी को खत्म करवाया। और इंटरेस्ट एक्सपेंस को मैंने मतलब जो है हमने उससे जो रिमेनिंग अमाउंट था 29 उससे हमने वो क्रेडिट किया। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी हमने कहा थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी, उसको भी हमने नेट किया। अब आप देखें मैं आहिस्ता आहिस्ता ये पूरी करेक्टिंग एंट्रीज आपने बना ली। अब इनको आप डालना, आपने फॉर्मेट पहले बना लिया, अब आप इनको डालना शुरू हो जाओ। डालते हुए सबसे पहले ख्याल रखें कौन कौन सी चीजें रिटेन अर्निंग में जाएंगी। आपने कहा लॉस की चीजें रिटेन अर्निंग में जाएंगी, सही है। इसी तरीके से आपने कहा रिटेन अर्निंग क्रेडिट इस अमाउंट से होगी, डेप्रिसिएशन की चीज इसमें आएगी, सही है सर। और आपने कहा जो चीजें रिवर्स करनी है इंटरेस्ट एक्सपेंस, आप चाहें तो दो तरीके हैं, या तो आप ये तीन चीजों का इम्पैक्ट ले लें 40.2, 29.403 और 2.97, सही है, से कम कर दें। या तो आप इन सब का इम्पैक्ट लें, 60.5 का एक्सपेंस जो रिकॉर्ड हुआ है इसको रिवर्स कराएं, डेप्रिसिएशन को रिवर्स करवाएं, इंटरेस्ट को ये नए वाले को रिकॉर्ड कराएं, नए वाली डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करवाएं, और लॉस ऑन डिस्पोजल। तो हम देखें हमने यहाँ पे पांच चीजें इसका इम्पैक्ट लिया हुआ है दूसरी ट्रांजेक्शन की मद में। अगर आप गौर से देखें, इससे देखें गौर से, ये सारी चीजें इंटरेस्ट पुराना रिवर्स करवाया, नया रिकॉर्ड करवाया, रिवर्स हुआ तो रिटेन अर्निंग बढ़ी, नया रिकॉर्ड हुआ तो कम हुई। हमने कहा कि डेप्रिसिएशन पुरानी जो है ऐड करवाई, रिवर्स करवाई, नई रिकॉर्ड करवाई, और लॉस ऑन डिस्पोजल रिकॉर्ड करवा दिया। राइट ऑफ यूज आ गया 40, 425, 30.4 की डेप्रिसिएशन माइनस कर दी हमने इसमें से। PP 1000 का माइनस हुआ था, उसकी डेप्रिसिएशन के बाद नेट PP यहाँ पर पड़ा हुआ था, इन दोनों का नेट वो हमने एड बैक करवा दिया। ठीक है सर, साथ साथ चीजें डालते गए हम। अच्छा अब लेकिन मुझे एक पता है एक डर होता है, यार एंट्री मेड शुड बी मेड में ना तुम चीज तो सही करोगे लेकिन टाइम ज्यादा पी जाओगे। तो कोशिश क्या करो, अगर करेक्टिंग एंट्री ना पोस्ट करनी हो तो डायरेक्ट भी पोस्ट कर सकते हो, या इसके बगैर भी कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ केस नंबर 2 सबको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। नहीं हुआ तो ये इंसिडेंट कोई मसला हो तो भाई आते रहे। अब आता हूँ मैं केस नंबर 1 पे। अच्छा केस नंबर 2 अब मैंने पहले भी क्यों करवाया, क्योंकि तुम्हें सिखाना भी तो है ना मुझे मेरा जान। तो अब आए केस नंबर 2 के मार्क्स भी ज्यादा थे। आप देखो 3 और 2 पुराना जो अफेक्ट ऑफ मैटर ऑन करंट एसेट्स के 3 नंबर थे, रिटेन अर्निंग के 2 थे, सही। मैटर थर्ड के अंदर जो तुमने इन्वेंट्री वगैरह किया, रेवेन्यू वगैरह किया, उसके 3 नंबर थे, 2 नंबर तो रिटेन अर्निंग के अंदर, उसके अंदर 2 आइटम जाने थे तो उसके 2 नंबर उसने डाले थे। अफेक्ट ऑफ मैटर 2 में एसेट्स के अंदर चेंजेस के 3 मैटर थे, रिटेन अर्निंग के 3 थे, और लाइबिलिटीज के 3 थे। तो अगर ये जो टोटल सवाल तुम्हारे पास 9, 5, 14, 14 और 19 नंबर का ये पार्ट अगर तुम्हारे पास बन रहा था मेरा चंदा, तो 19 में से आधे मार्क्स तो तुम्हें एडजस्टमेंट नंबर 2 दे रही थी, और ये थी भी आसान, है ना सर, पिछली अटेम्प्ट से रिपीटेड थी चंदा ये। सर अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट नंबर 1। On 1 जनवरी 2021 WL issued 112.5 million bonds of ₹100 each for ₹1250 million, सही है। द रिलेटेड कॉस्ट ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑन इशुएंस ऑफ बॉन्ड ₹250 million, ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल on 31 December 24 into 2 ordinary shares at the option of bondholders, ये convertible इंस्ट्रूमेंट है। Any unconverted bonds would be redeemed on the date at par value, नहीं तो रिडीम हो जाएंगे, सही है सब। तो ये कंपाउंड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट ये वो नहीं है। Under the terms of the bond, there is no interest on bond for 2021 and 22. However, interest is payable at 16% प्रति annum on 31 December 23 and 24. On the date of issue, market rate for similar debt without conversion option was 12% per annum payable हर साल। However, no account for transactions cost incurred on issuance bonds. The effective rate would increase to 13.2% प्रति annum, सही है सर। और इसने कहा इन्फॉर्मेशन when the proceeds have been recorded as convertible bond classified under equity, पूरे अमाउंट को बैंक डेबिट इक्विटी क्रेडिट कर दिया गया है 1250 मिलियन से, और कुछ भी नहीं किया गया। बाकी सब चीजें तुम्हें शुड बी मेड में करनी है। अच्छा इस सवाल को मैंने मेड और शुड बी मेड के तनाजुर में नहीं किया कुछ तुम्हें कुछ समझाने के लिए, सही है सर। तो अब इस सवाल के इस पोर्शन को आप एक दफा अच्छे से पढ़ लें सारे के सारे रोक के, और मेरे हिसाब से आपको खुद कर लेना चाहिए। हाँ सर खुद ही कर लेंगे। आ जाए, अब आ जाए। अब हमने कहा सर टोटल वैल्यू 1250 की थी, हमें पता है कंपाउंड। इसमें आपको होता है हम फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी इक्विपमेंट निकालते हैं कंपाउंड। और याद रखें लाइबिलिटी के अंदर 2 साल तक कोई सूद नहीं है, 21 और 22 में, 23 में मिलेगा और 24 में मिलेगा।
हमने कहा 16%। अब हमें इसकी जब प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी तो हम इसको मार्केट रेट 12% के हिसाब से निकालते हैं। तो इसकी देखें, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 13 में जो इंटरेस्ट मिलेगा 200 का, 14 में भी 200 का ही मिलेगा। कैसे? 1250 का 16%। 3 साल बेस की हमने निकाली प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि 21 और 22 में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये भी आ गई। फिर प्रिंसिपल एट द एंड ऑफ 4 ईयर होगा, तो हमने कहा 794.4 1063.2 इसकी आगे टोटल। लेकिन यही नहीं, अभी और सुनिए, इसमें क्या है सर, हमने कहा 50 की ट्रांजैक्शन कॉस्ट थी, जिसको उसने तो एक्सपेंस आउट कर दिया था, जो कि होनी नहीं चाहिए थी, लाइबिलिटी में से ऑफसेट होती है। तो 50 की जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट थी उसमें से हमने निकाला कि लाइबिलिटी का कंपोनेंट कितना है, जो बड़ा सिंपल है। अब इसका देखो कंपोनेंट कैसे निकलेगा, तुमने कहा 1250 चाहिए, टोटल अमाउंट थी। तो अगर आपने इसका कंपोनेंट निकालना है 42.6, तो इसका तरीका ये 1063.9 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 1250, तो आप पहुंचेगा 42.6। सही है सर। तो हमने कहा, आपको पता है ना, लायबिलिटी की कंपोनेंट की ट्रांजैक्शन कॉस्ट उसी को एलोकेट होगी, उसी में से माइनस हुई 1021.3। सही है। फिर हमने कहा इंटरेस्ट ऑन लायबिलिटी आ गया 134.8। ना इसका लायबिलिटी कंपोनेंट रिकॉर्ड हुआ है, ना इंटरेस्ट रिकॉर्ड हुआ है। तुम गए बैलेंस शीट में भागते हुए, और तुमने अच्छा, ये तुमने पिछले सवाल की लायबिलिटीज भी रिकॉर्ड करवा दी, इंटरेस्ट की माइनस की पुराने वाली। सही है, कैश की लायबिलिटी में। और तुमने 1021.3 और 134.8 को तुमने रिकॉर्ड करवा दिया। ठीक है। फिर हम मजीद आगे गए, शदीद आगे गए। अब हमने कहा सर लाइबिलिटी कंपोनेंट तो आ गया, इस लाइबिलिटी कंपोनेंट को हमने इक्विटी में से भी माइनस करवा दिया। अगर आप गौर से देखें, इक्विटी 1250 थी, इसमें से हमने कहा 1063.9 को हमने माइनस करवा दिया। सही है, टोटल था। और फिर हमने इसमें से इसका जो इक्विटी कंपोनेंट का इम्पैक्ट था, तो हमने इक्विटी कंपोनेंट 1063 बनाया था, 7.4 किया है। इसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट इक्विटी की कहाँ है सर? इक्विटी की ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैसे निकाली आपने? फिर हमने कहा फेयर वैल्यू ऑफ, देखो लायबिलिटी माइनस इक्विटी आई, इक्विटी का हमने निकाला 186.1, तो 7.4 आ गया इसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट। सही है सर। और हमने कहा 186.1 का जो हिस्सा था, इसकी एंट्री बनती है, इक्विटी को डेबिट करते हैं, बैंक क्रेडिट करते हैं। तो हमने इसीलिए इसको इक्विटी में से माइनस कर दिया। अगर आप देखें 1250 में से 1060 लायबिलिटी का गया, इक्विटी का इतना दिया। ठीक है सर। ये काम हमने कर दिया। और फिर हमने कहा इसके बाद हमने लाइबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट भी रिकॉर्ड कर लिया, जो कि 1021.3। ये 1021.3 कैसे आया सर? ये ऐसे आया, आपके पास जो लाइबिलिटी की वैल्यू थी, इसके ऊपर आपने लगा दिया 13%, तो 134.8। सही है सर। तो अब आप देखेंगे अगर, तो हमने पूरा सवाल अच्छे से किया। बहुत सिंपल सा सवाल था, फॉर्मेट बना के डायरेक्ट फिगर डालते जाओगे। पेपर में अगर फॉर्मेट नहीं बनाया तो बड़ा मसला हो जाएगा, ये सवाल बहुत टाइम पी जाएगा। फॉर्मेट बनाओ, फिगरे डालो, फॉर्मेट बनाओ, फिगरे डालो। पूरे सवाल की पीडीएफ भी मैं शेयर कर देता हूँ, जिस बच्चे को चाहिए मुझसे ले सकता है, जैसे मैं अपने ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। तो ये मेरा चंदा, दुनिया है घोड़क धंधा, और ये सवाल आपका हो गया। इस किस्म के सवाल को अब मैं, जरा नमाज का भी टाइम हो रहा है, तो बाकी 2 सवाल इंशाल्लाह मैं इसकी रिकॉर्डिंग बाद में देता हूँ। उम्मीद करता हूँ समर 21 का पेपर आपको मुश्किल नहीं, समर 22 का पेपर मुश्किल नहीं लगा होगा, और बड़े आराम से इंशाल्लाह आप लोग कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।